ओके, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। जैसे पहले से हमने फर्स्ट से 4 लेक्चर्स में जैसे बोला था कि लास्ट लेक्चर में ही मैंने बोला था कि हम लोग फिफ्थ लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले तो सेशन के स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम लोग एक मेथड पर जाएंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर पर आना वापस। तो पिछले लेक्चर में एक चीज़ थी, वो ये थी कि हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज़ है। पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है कि मैंने जैसे पिछले लेक्चर में समझाया था कि उसका फॉर्म क्या होता है, और उसको हम पहचानेंगे कैसे कि हमें इस मेथड में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है ऑब्वियसली। तो उस वो वाला फॉर्म तो चाहिए। अगर न्यूमरेटर, एनआर मीन्स न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हर एक केस में होती है ये, अगर ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो पावर किसकी, कोई वेरिएबल की, ओके। अगर इंटीग्रेशन दे रखा है तो दो ही वेरिएबल होंगे, इंटीग्रेशन में दो ही वेरिएबल होते हैं, बट राइट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट है, शायद वो एक्स हो या फिर वाई हो, वो एक ही में होता है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जहाँ पर होता है वो, वहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, बट हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में है उसी को हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। डी एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रल है तो हम एक्स को क्या करेंगे, क्या गिनेंगे, एक्स को वेरिएबल गिनेंगे। जैसे मैंने आगे बोला था, आगे वाले लेक्चर्स में मैंने बोला था ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो वेरिएबल सबसे पहले किसे कहते हैं, वो चीज़ और उसकी पावर, वेरिएबल की पावर, न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे सबसे पहली बात। उसके तीन फॉर्म्स हैं, मैं तीनों के तीनों फॉर्म्स मतलब जनरलाइज फॉर्म है, जनरल फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म्स है हमारे पास। कौन कौन से जनरलाइज फॉर्म्स हैं? सबसे पहले फॉर्म की बात करता हूँ मैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फॉर्म आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स अपॉन में याद रखना क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये जनरलाइज फॉर्म मैंने क्यों बोला है, क्योंकि पी क्यू और ए एंड बी दे आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब ए बी पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स है, मतलब वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट फॉर्म ऐसे ही होंगे। अगर क्वाड्रेटिक में नीचे है तो ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर दूसरा एक फॉर्म देख लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, न्यूमरेटर वही जो है वैसे का वैसा, और नीचे डिनोमिनेटर में और एक सी वाला पार्ट आ जाएगा, एक्स माइनस सी। मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। और थर्ड फॉर्म, और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ओके। तो कौन सा फॉर्म है ये, न्यूमरेटर को वैसे का वैसा आप रखना है जैसे है ऊपर वैसे के वैसे, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि कुछ भी ले लो, कि x माइनस एक्स माइनस बी ले सकते हो आप। अगर आपने x माइनस बी ले लिया और साथ में मल्टीप्लीकेशन में, मतलब x माइनस बी भी हो सकता है, उसके मल्टीप्लाई में x माइनस ए, तीन टर्म ये पूरी होके भी ये चौथी में जो टर्म लिख रहा हूँ वो भी हो सकती है। तो ये आप ध्यान से देखना कि कौन सी ये वाली टर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही होगी ये जो मैंने लिख रहा, मैंने लिखा ये पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक होगी, ओके। अगर ये पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ही इस तीसरे फॉर्म को आप एप्लीकेबल करोगे। और एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल का मतलब उसके कोई रूट्स नहीं है। रूट्स तो शायद हो सकते क्योंकि माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन टू ए वो वाली चीज हो सकती है, बट उसके जो ये जो पूरी इक्वेशन है उसका होल स्क्वायर, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, होल स्क्वायर हम लोग नहीं बना सकते। ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, वो उसका हम होल स्क्वायर डायरेक्टली नहीं बना सकते।
अगर उसका होल स्क्वायर हम बना देते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स पड़ जाएंगे। कैसे फैक्टर्स पड़ जाएंगे, शायद आप देखो कि कोई एक होल स्क्वायर वाला पार्ट ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अभी अब देखो इसके होल स्क्वायर हो सकते हैं ना, मतलब क्या हुआ, x+1 एक फैक्टर हुआ और दूसरा भी x+1 होगा और उसका होल स्क्वायर, मतलब इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर जो मैंने लिखी नीचे वहां पर नहीं आ सकती। वहां जहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसका होल स्क्वायर नहीं बन सकता, या फिर तो वो डिविजिबल नहीं हो सकती। अगर दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आ सकता। सबसे पहली बात ये थी। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया कि वो नॉट डिविजिबल होगी, मतलब उसके कोई रूट्स नहीं बनेंगे। रूट्स कैसे, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं कर रहा मैं, रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स होते हैं तो उसको x माइनस ए और x माइनस बी और x माइनस सी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, अगर उसके कोई रियल रूट्स है तो इसलिए ये जो है उसके कोई रूट्स नहीं होने चाहिए, रूट्स बनने नहीं चाहिए। रूट्स कहीं ना कहीं होंगे, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी करके आप ला सकते हो उसके रूट्स, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं रूट्स, बट रूट्स रियल नहीं होने चाहिए और होल स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। क्लियर, ये सारी चीजें आपको इन तीनों फॉर्म्स जनरलाइज फॉर्म में आपको याद रखनी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज़ें पूरी देख ली, थियरी कंटेंट आपने पॉइंट्स भी देख लिए, फॉर्म्स भी देख लिए कि कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं। तो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन पर जंप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 डिवाइड बाई x+1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी आप देखो कि यहाँ पर क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तीन चीज़ें नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, तो डायरेक्टली एक फंक्शन को आप एक जगह लिख दो। ओके, कैसे लिखता हूँ मैं, सबसे पहला स्टेप जो है 3x+2 अपॉन x+1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर, ये आपके पास खुद का फंक्शन हो गया जिसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो विद द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कर सकते हो आप, अभी आप देखो कि हमारे पास तीन चीजें हैं, तो हम सबसे पहले तो तीन कांस्टेंट ले लेते हैं, ए बी और सी। ओके, और हर एक के नीचे जो हर एक को प्लस से मतलब हर एक को ऐड करना है, किसी को भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तीनों के तीनों कांस्टेंट को। और डिनोमिनेटर में अलग अलग चीज आएंगी, कौन सी, x+1 सबसे पहले ए के नीचे ले लो, उसके बाद x-2 ले लो और उसके बाद x-3 ले लो। तो अभी इन तीनों का आपको क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है। अभी आप तीनों का एडिशन करो सिर्फ, तो क्या होगा कि a इंटू क्या होगा, x-2 एलसीएम ले लो, प्लस बी इंटू एक्स माइनस, जो चीज़ ऊपर नहीं है कांस्टेंट के पास एक्स वाली टर्म्स, उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करते जाओ, और नीचे आ गया आपके पास x+1 x-2 और x-3। और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ गई x+1, यहाँ पर मैं लिखना नहीं चाहता, और ये दोनों चीज़ आपके पास कैंसिल हो गई। यहाँ पर इंटीग्रेशन इंक्लूड नहीं करना भी, क्योंकि हमें कांस्टेंट के टर्म्स में उसकी वैल्यूज चाहिए, और उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को इसके लिए। तो 3x+2 यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x² प्लस 3x+2, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इस पूरे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, a इंटू x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस b इंटू, डायरेक्टली लिख देता हूँ अभी, प्लस x माइनस 3x मीन्स माइनस 2x माइनस 3 प्लस c इंटू x² प्लस x माइनस 2x माइनस x माइनस 2। ओके, ये पूरी चीज होगी। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो -5x लिख सकता हूँ। ओके, तो ये -5x वाली पूरी बात होगी। a प्लस b प्लस c, मैं डायरेक्टली x² के कोएफिशिएंट को बाहर निकाल रहा हूँ और प्लस करके लिख देता हूँ यहाँ पर -5a, ओके, -5a माइनस 2b माइनस सी इंटू एक्स वाले कोएफिशिएंट को बाहर निकालिए, और प्लस 6a माइनस 3b माइनस 2c, ये जो तीनों टर्म है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। ओके, तो अभी इसको हम कंपेयर करेंगे 0x²
प्लस 3x प्लस 2 के साथ। अभी x वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो गई। ये हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद -5a माइनस 2b माइनस सी इक्वल्स टू 3 हो गई। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो कंपेयर करना है सिर्फ दोनों चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई और 6a माइनस 3b माइनस 2c हो गई। हमारे पास है तीसरी इक्वेशन इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू है, +2। साइन कन्वेंशन को कंसिडर करना पड़ेगा इधर। तीन इक्वेशन हो गई, हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो तीनों की वैल्यूज हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी तीनों की, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल, ओके इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनी चीज़, पूरा इक्वेशन क्या बना, -10 है -4b माइनस 2c इक्वल्स टू 6। और तीसरी इक्वेशन को यहाँ पर रख दो, -2c इक्वल्स टू 2 -3b और प्लस करके 6a। अभी डायरेक्टली साइन चेंज कर लो, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, तो माइनस क्या हो गया 16 है, -16 है प्लस करके -b, और यहाँ पर दोनों चीज़ कैंसिल हो गई और इक्वल्स टू करके प्लस की साइन चेंज करके माइनस कर दी, 6 माइनस 2 4। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, -16 है -b इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। a और b के रिलेशन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वैसे हम b और c की रिलेशन फाइंड करेंगे और यहाँ पर ऊपर फाइंड कर देते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़, आप देखो कि अभी यहाँ पर b वाला पार्ट है, तो -b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर -16 है -4, और ये b वाले पार्ट को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a -16 है -4 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a और c के बीच में रिलेशन आ गया, -15 है प्लस c इक्वल्स टू 4। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। और सेम चीज़ करके, ये थोड़ी लेंथी मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, बट इससे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अगर आपको 4 मार्क में बोर्ड के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आती है तो आप इसे कर सकते हो। a और b के बीच में रिलेशन आ गया, a और c के बीच में रिलेशन आ गया। तो अभी b और c के बीच में रिलेशन लाते हैं। हम कैसे लाएंगे b और c के बीच में रिलेशन, तो आप देखो कि यहाँ पर b और c वाला पार्ट है, तो a वाले पार्ट की जगह मैं कुछ लिख दूँ ऐसे कि, ओके a वाले पार्ट में अगर मैं लिख देता हूँ कि 15 इंटू 6, यहाँ पर ओके c को मैंने, ओके ये दो इक्वेशन तो है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास और एक चीज़, ओके b और c के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इनसे डायरेक्टली हम रिलेशन ले लेते हैं। कैसे हम रिलेशन लेते हैं कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस ए कर सकते हैं, ओके माइनस ए करके हम प्लस कर सकते हैं दोनों साइड। अगर मैं 16a कर दूँ, यहाँ पर प्लस c कर दूँ इक्वल्स टू 4 माइनस ए कर दूँ, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि -16a माइनस b इक्वल्स टू 4 कर दिया, तो ये माइनस प्लस वाली चीज़ कैंसिल हो गई, यहाँ पर दोनों चीज़ कैंसिल हो गई। यहाँ पर c प्लस b इक्वल्स टू प्लस का माइनस हो गया और माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस ए आ गया। आपके पास c प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए आ गया, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। यहाँ पर c और b के बीच में रिलेशन ही चाहिए, और a की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। आप a को डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो और राइट हैंड साइड पर जो भी b और c या फिर c के टर्म्स में जो भी वैल्यू आ रही है आप पुट करके b और c के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। सिर्फ मैंने ये बताया कि आप कैसे रिलेशन फाइंड करते हो, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये मैं पूरी मेथड बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोग इसका डायरेक्टली आंसर तो नहीं, बट इसकी एक शॉर्टकट भी है कि डायरेक्टली आप कैसे ऊपर वैल्यूज रख सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन होके डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आना चाहिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 -8/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3, ओके। और उसके बाद प्लस आता है 11/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3, ओके। तो ये तीनों चीज़ जो है, मतलब a की वैल्यू आपकी आएगी -1/12, b की वैल्यू आएगी आपके पास -8/3 और c की वैल्यू आएगी आपके पास 11/4। अगर आप सॉल्व करके देखो या फिर आप इक्वेशन में पुट भी कर सकते हो, बट ये चीज़ आपको खुद को लानी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये चीज़ बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा अभी उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये तीनों को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए बहुत लेंथी इक्वेशन थी इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, तो ये तीनों आपके पास आंसर हो गए। तो इन तीनों को डायरेक्टली जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी ये ए बी और सी, इसमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, इन तीनों को पुट कर देंगे और 3x+2 की जगह ये वाली पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे करते हैं वो। जैसे हमने ये किया और हर एक के पास हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, हर एक को अलग अलग प्लस माइनस करके हर एक के अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया सभी चीज़ को। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये क्या हुआ, -1/12 ln mod x+1 -8/3 ln mod x+3 प्लस 11/4 ln mod x-3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया आप ओके इस पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट ही है वो, बट अलग फॉर्म में है जो आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं सकता, शायद आपको दिख रहा होगा बट थोड़ी मतलब ये पूरा फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इधर क्वेश्चन में कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है ही नहीं। 1 - x² e² e⁻² sin x है, यहाँ पर e⁻² sin x है विद रिस्पेक्ट टू dx है। तो ओके तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज आपको इधर कौन सी सबसे पहली चीज आपको कौन सी एकदम ऑकवर्ड लगी या फिर कोई यूनिक फंक्शन लगा हो कि इसमें कोई एक यूनिक फंक्शन है, आप ऐसे ले सकते हो, कॉस ले सकते हो, साइन, कॉस साइन में कुछ रिलेशन होगा बट साइन तो ई की पावर में तो कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ले सकते e⁻², ओके आप ऐसे ले लो कि e⁻² sin x वाला पार्ट है, तो अगर आप ऐसे लोगे कि e⁻² sin x = t, अगर आप लोगे क्योंकि ये यूनिक वाला पार्ट है, e⁻² sin x या फिर e⁻² sin x = t, तो इसका डिफरेंशिएशन आप सोचो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, e⁻² sin x का e⁻² sin x इंटू sin x का cos x dx = dt। तो e⁻² sin x इंटू cos x ओके इंटू dx = dt। ऊपर कोई न्यूमरेटर में ऐसा टर्म है, हाँ ऐसा टर्म है बट उसके मल्टीप्लाई में x है। आप देखो इधर, अब हमारे पास क्या है आंसर, e⁻² sin x इंटू cos x dx = dt, बट यहाँ पर cos x dx अकेला नहीं है, उसके मल्टीप्लाई में x भी है। अगर मुझे उसके मल्टीप्लाई में x की चीज़, x वाली चीज़ लानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली x इंटू e⁻² sin x = t नहीं ले सकता। अगर मैं वो ले लूँ तो 1+ वाला भी पार्ट आ जाएगा और e⁻² sin x कॉमन भी निकल जाएगा। तो ये पूरी चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर देखो x को हमने वैसे का वैसा रखा, e⁻² sin x का e⁻² sin x इंटू cos x ओके प्लस करके u इंटू वी रूल का अप्लाई किया जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था ओके और उसके बाद e⁻² sin x को हमने जैसा था वैसे रखा और प्लस ओके मीन्स इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू dx = dt। अभी e⁻² sin x को हमने दोनों साइड से मतलब प्लस के दोनों साइड से हमने कॉमन निकाल लिया, x cos x आ गया +1 विद इंटू dx। अभी अब देखो पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया हमारे पास। तो अभी एक चीज़ है कि ये पूरा न्यूमरेटर है इक्वल्स टू क्या है, dt/e⁻² sin x। तो ये पूरी चीज़ अब देखो, अगर e⁻² sin x है तो उसको हमने क्या अज्यूम किया था, सबसे पहली चीज़ आप वो देखो, e⁻² sin x को हमने क्या अज्यूम किया था, t अज्यूम किया था, t/x। अगर मैं e⁻² sin x को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रखूँ तो राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, t/x। तो मैं न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ, dt इंटू x डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू dx, ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या। और इस चीज को फर्दर मैं देखूँ तो dx डिवाइड बाई x इक्वल्स टू dt डिवाइड बाई t, ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया,
इसको हम पुट करेंगे dx बाई एक्स की जगह। अब देखो कि आपको फंक्शन में ही सारी फैसिलिटीज मिल रही है। अगर आपने एक चीज सोच ली कि x इंटू ई रेस टू साइन एक्स इक्वल्स टू टी लेंगे हम, तो न्यूमरेटर भी आ गया, उसके बाद डिनोमिनेटर का x भी आपके पास आ गया t के टर्म्स में। तो ये पूरी चीज को हम, ये पूरी जो चीज है dx बाई एक्स वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइड बाई t। ओके, मतलब 1 प्लस एक्स कॉस एक्स dx डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू dt बाई t। ये चीज पूरी क्लियर होगी। तो इसकी जगह हम ये सारी चीज लिख सकते हैं। ओके, तो इंटू क्या कर, इंटू जो वाला पार्ट है हमारे पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर साइन एक्स, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू ई रेस टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर में, हम मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू टू साइन एक्स हो गया। तो एक्स इंटू ई रेस टू साइन एक्स का मतलब क्या है, टी, और उसका स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर। तो पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या आ गई, टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर। अभी आप देखो कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली कुछ कुछ चीज आपको दिख रही होगी यहाँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज यहाँ पर किस जगह पर होता है। कौन सा था पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर था शायद, हाँ वही पार्ट था। विद रिस्पेक्ट टू डी टी मतलब हमने पूरी की पूरी पूरे को पूरे वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, डी एक्स की जगह डी टी लिख दिया। तो अभी देखो कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इंटू इसके फैक्टर ले लो, वन माइनस टी और वन माइनस टी। ओके ओके, अभी ये एक नई पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि, सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी आप देखो कि ये पूरा पार्ट क्या हो गया कि t को आप क्या लिख सकते हो, t माइनस जीरो, और t प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो, t प्लस वन, और वन माइनस टी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन अगर मैं कंसिडर करूँ आगे तो t माइनस वन। अगर मतलब हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में ही आना चाहिए। ये भी चीज आपको याद रखनी है पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम, क्योंकि बाद में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको सिंप्लीफिकेशन में। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन, मतलब वन इंटू डी टी। आप ऐसे कर सकते हो। तो आपके पास वन फंक्शन आप पहले लिख दो कि माइनस हो गया वन, माइनस वन हो गया क्योंकि ये साइन ऊपर माइनस चली गई, टी माइनस जीरो इंटू टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। ये आपके पास फंक्शन हो गया। और अपने पास वेरिएबल होंगे तीन, क्योंकि नीचे तीन टी है, वैसे आप तीन ब्रैकेट है टी के पास। तो सबसे पहले आप टी माइनस जीरो को ले लो, प्लस करके बी प्लस करके दूसरा कांस्टेंट टी प्लस वन को ले लो, और प्लस करके प्लस सी करके टी माइनस वन को आप डायरेक्टली ले सकते हो। और तीसरा कांस्टेंट है तो वही उसी के पास आएगा तीसरा कांस्टेंट। तो अभी मैंने जैसे बोला कि आप एक शॉर्टकट से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी वो शॉर्टकट कौन सा है वो भी आप देख लो कि अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अज्यूम करता हूँ कि t की वैल्यू t माइनस जीरो, यहाँ पर डिनोमिनेटर को जीरो बनाना है। अब हम सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। अगर t माइनस जीरो को मुझे जीरो बनाना है तो t की वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑब्वियसली। तो मैं t की वैल्यू जीरो लेके कंसिडर करता हूँ कि t की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी चीज़ तो कैंसिल होगी, इन्फिनिटी नहीं होंगी उसकी। ये पूरी चीज़ आपको कैंसिल करनी है। ये पूरी एक ट्रिक है जो आप खुद आप सोच सकते हो या फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ऐसे बताना होगा कि t की वैल्यू, t माइनस जीरो की वैल्यू अगर हमें जीरो करनी है तो t की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी। तो हर एक मतलब तीनों के तीनों इक्वेशन में फर्स्ट t इक्वल्स टू जीरो ले लो। t इक्वल्स टू जीरो लेने के बाद जो भी कोई आंसर आता है, आप ध्यान से सुनो, मतलब t इक्वल्स टू जीरो ले लिया हमने, यहाँ पर t इक्वल्स टू जीरो, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। तो उसका कोएफिशिएंट वो हो जाएगा, मतलब उन दोनों का जो सम होगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि t को हमें जीरो बनाना है। ओके, अगर मैं यहाँ पर t को जीरो रखता हूँ तो ये पूरी चीज़ तो इन्फिनिटी हो गई, और यहाँ पर भी मैं t जीरो रखूँ तो ये भी पूरी चीज़ इन्फिनिटी हो गई। तो उससे कोई वैल्यूज़ नहीं निकल रही। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ निकालने के लिए ये एक ट्रिक है। ओके, आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो तो ये सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है। तो आप क्या करो, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो
एलसीएम ले लो, आप वैसे कह सकते हो एलसीएम ले लो, प्लस बी करके हमारे पास क्या है टी माइनस वन इंटू टी, प्लस सी करके टी इंटू टी प्लस वन, और नीचे डिनोमीटर का पार्ट क्या है हमारे पास टी इंटू टी माइनस जीरो, मतलब टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। अभी ये डिनोमीटर वाला पार्ट जो भी है ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया डिनोमीटर में से, और माइनस वन वैसे का वैसा रहा। अभी आप देखो एक सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा कि क्योंकि आपने टी की जगह जीरो रखा था, यहाँ पर क्या किया हमने टी की जगह जीरो रख दिया, तो टी की जगह जीरो रखते ही हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। कौन कौन सी इक्वेशन, यहाँ पर अगर टी की जगह जीरो रखता हूँ तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई बी वाली, यहाँ पर भी ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई सी वाली, यहाँ पर कोई टी वाली टर्म है बट अकेला टी नहीं है जिससे पूरा मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाए, तो ए इंटू जीरो प्लस वन मीन्स वन, वन इंटू माइनस वन मीन्स माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई डायरेक्टली वन आपके पास। ओके, तो वैसे ही ए की वैल्यू आ गई। सेम चीज आप क्या कर रहे हो कि टी की जगह माइनस वन ले लो, यहाँ पर टी प्लस वन इक्वल जीरो करने के लिए टी की जगह माइनस वन ले लो, वैसे आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, उसी ही तरह आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी जब आप टी की जगह वन लोगे। ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर और माइनस वन को कंपेयर कर दो दोनों साइड, तो बी और सी दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। बी की वैल्यू मिलेगी आपको वन बाई टू और सी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई टू। ओके, अगर आप टी की जगह वन लेके पूरा सॉल्व करोगे तो उससे हमें ये फायदा होता है कि पूरे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता, थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, तो वो सारी चीज़ें आप एग्जाम में कर सकते हो शॉर्टकट के लिए। ओके, ये जो पूरी एक